और अभी आप देख भी रहे हैं हमारे देश में तो अभी नहीं बनना, लेकिन आप दूसरे देशों के आस पड़ोस में सब जगह को देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता आक्रोशित होती है। ये फर्स्ट सिस्टम जिस तरीके से आम आवाम को लूटने का प्रयास करना शुरू कर दिया, या आम आवाम की लूट एक दिन जनता में क्रांति बन जाएगी, और जिस दिन ये जनता में क्रांति बन जाएगी उस दिन इनको कोई रोक नहीं सकता। ना तो संसद वाले रोक पाएंगे, ना विधानसभा वाले रोक पाएंगे, ना सरकार राज्य की रोक पाएगी, ना केंद्र की रोक पाएगी। और ये आवाम ना बनने दे, सरकारें इस पर बड़ा ध्यान दें कि किसी भी सूरत में जनता में ये भ्रम अंदर जागृति पैदा होगी, ये भ्रम पैदा न हो जाए कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा है और ब्यूरोक्रेसी जो सारी वहीं से कर रही है, जनता के साथ लूट मचा रखी है। इस लूट को रोकने की जरूरत है साथी। आज इन बच्चों का जिस तरीके से राजस्थान में, हमारे राजस्थान की अभी विधानसभा चली थी 5-7 घंटे, और कितनी बड़ी घटना थी। इस घटना को लेकर हमारे विपक्ष के लोगों ने निश्चित रूप से, जब उस शोका मृत्यु होती है हमारे विधानसभा में पहले दिन, उस दिन इन बच्चों का नाम नहीं है, इनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई। ये दुर्भाग्य, इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। और सरकार तो यूं इनको ग्रामों में जाकर जिस तरीके से इनको लॉलीपॉप ही कहूंगा, जिनको लॉलीपॉप देख करके बेचारे गरीब है सारे लोगों को, वहां से सरकार वापिस आ गई और सरकार ने आज दिन तक इन बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। अगर यही कार्य किसी प्राइवेट संस्था का हो जाता, किसी प्राइवेट विद्यालय में हो जाता, तो आज तक वो विद्यालय बंद हो जाता, उसके रिकवरी हो जाती, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते, वो जेल चले जाते। लेकिन सरकार को कोई जिम्मेदार नहीं है इस स्कूल के लिए कि जिसकी जेल होनी चाहिए, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए, और इन लोगों के लिए वो विद्यालय बंद होकर के इन परिवार, गरीब परिवारों को बड़ी मदद मिल सके, ऐसा करने की सरकार की कहीं मंशा नहीं कहती। मैंने एक बार देखा, कहीं एक संस्था थी, प्राइवेट बिल्डिंग बना रहा था, उससे कोई मजदूर मर गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंजीनियरों को जेल में भेज दिया। तो फिर क्या इस विद्यालय को बनाने वाले इंजीनियर नहीं थे? क्या इस विद्यालय को संस्थान चलाने वाले संचालक नहीं थे? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं थी? लेकिन सरकारी संस्थाओं में भैया कुछ भी हो जाओ, सरकार पल्ले झाड़ने का काम करती है। और जब सरकार जब पल्ले झाड़ती है, सरकार जब अपने लोगों की जिम्मेदारी लेना बंद कर देती है, उसी में से आंदोलन निकल के आता है, उसी से संघर्ष निकल के आता है। और ये संघर्ष इन बच्चों के लिए जो निकल के आया नरेश मीणा के रूप में, और इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए इन लोगों का संघर्ष लेके आया, ये संघर्ष की नई रास्ता लिखी जाएगी कि राजस्थान में इस तरीके की संस्थाएं एक नहीं है, हजारों बिल्डिंगें सरकार की ऐसी हैं जिनमें कभी भी दुर्घटना हो सकती। इस दौरान में ये दुर्घटना हमको ये झालावाड़ में हुई, इसको तो 24 एक साथ बच्चे मरे, इसके हमें सामने जानकारी है। लेकिन एक दो बच्चे उस बरसात के समय में मरे, उनकी किसी को नजर नहीं है। जैसलमेर में मरे थे तो एक बच्चा मरा, एक बच्चा घायल हुआ, लेकिन सरकार का वहां भी कोई फिक्र नहीं है क्यों बच्चे मर गए, किसकी लापरवाही से मर गए। लेकिन इस तरीके से इस परिवारों का चिराग जो बुझ गया, इनका जीवन में सभी माँ बाप का ये चिराग दोबारा चलने वाला नहीं है। इन बच्चों को जब जब इनकी फोटो देखेंगे, जब जब इनको चित्र को देखेंगे, ये परिवार के लोग झकझोर हो जाएंगे। लेकिन सरकार इतनी निर्दय हो जाएगी, ऐसा कभी महसूस नहीं किया जा सकता था। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप पहली बार विधायक बने, पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए इस राजस्थान में, आपको युवा हो, आप पर आशा है इस किसान कौम की, गरीब की, मजदूर की, कि आप बड़े फैसले लोगे। लेकिन लगा नहीं कि कोई बड़े फैसले लेने में कामयाब होंगे। आज भी कोई बड़े फैसले नहीं ले पाए। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, जहाँ भी आप इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी इस आवाज को, इस बात को सुन रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, इन गरीब बच्चों, इस परिवार को न्याय दे। उन जिन लोगों की लापरवाही रही उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें, और इस परिवार के बच्चों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे इस परिवार में अपना जीवन यापन करने का इन जो तिरंग चलेंगे, जिनके भविष्य के ऊपर अब माँ बाप भविष्य बना के रखता है, मेरे बच्चे बड़े होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी लगेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। और वो सहारा एक करने वालों द्वारा छीन गया इन वालों का, तो वो सहारा बनने का काम बच्चे तो नहीं करे, लेकिन सरकार को चिंता जाहिर करके इनकी मदद करनी चाहिए। आप सब लोग नौजवान बैठे बैठे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने इस आंदोलन में अब की बार मुझे देखकर गांधी जी की हाथ में फोटो लगाई नरेश जी, मुझे लग रहा है कि आप में भी एक जीत का ललक जाग गई है।
आपने भी तय कर लिया है कि हमें सत्याग्रह के तरह आंदोलन लड़ना है और इस तरीके से आंदोलन शांति से लड़ेंगे, धैर्य से लड़ेंगे, तो सरकार को निश्चित रूप से आपके धैर्य की परीक्षा जो ले रहे हैं, ये निश्चित रूप से उनको झुकना पड़ेगा। लेकिन ये आपसे वो चाहते हैं कि आप आंदोलन कर दो, हम नरेश मीणा को फिर जेल भेज दें और नरेश मीणा जेल में जाकर फिर जेल के अंदर रहे, हम उसकी जमानतें खारिज करा दे, नरेश मीणा जेल में भी चला जाएगा तो कोई सरकार रोक नहीं पाएगी इसके अंदर जो आंदोलन लेके चल रहे हैं, इनके सत्याग्रह को नहीं रोक पाएगी। कभी कई बार जब चिंगारी जल जाती है और उसका ज्वाला बनने का जब रूप आ जाता है, फिर उसको वो हुसन करती है दूसरे सामने को, उसको कोई रोक नहीं। नरेश मीणा आज वो जेल में भेज कर भी ये महसूस करते हैं कि वो नेता बनने से रुक जाएगा, इसको कोई एमएलए बनने से रोक जाएगा। मैं तो नरेश मीणा को आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर आपको फिर भी जेल भेज देगी पुलिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ ये नौजवान और ये फौज आपके पीछे खड़ी है, ये जेल में बैठे बैठे भी आपको एमएलए बना देगी कोई और नौजवान जब लड़ना शुरू कर देता है तो मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ नरेश मीणा, एक तरफ सरकार है भाइयों, सरकार नरेश मीणा को हर कीमत में रोकना चाहेगी और दूसरी तरफ मैं आपको कहना चाहता हूँ, चुनाव के दिन कोई नेता आपके बूथ पर नहीं होता है, कोई नेता आपके बूथ पर जाके नहीं लड़ता है और बूथ के दिन ये मन में कर लेना कि नरेश मीणा हर बूथ पर खड़ा है तो ये जेल में से तो भी नरेश मीणा मैंने बड़ी तो कोई नहीं टेंशन। ये कह रहा हूँ मैं कि आज ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई आज बिना नेता के नरेश मीणा लड़ रहा है, बिना एक सामान्य घर से निकलने वाला व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है। ये जिस दिन एमएलए बनेगा, जिस दिन ये नेता बन जाएगा, उस दिन आपकी लड़ाई को पूरी ताकत से इस राजस्थान के विधानसभा में लड़ने लायक हो जाएगा। और ये पुलिस वाले रोजाना इनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, ये गिरफ्तारियां इनकी है ना, ये बंद हो जाएंगी। जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो पीछे लेना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लड़ने वाले को ताकत बढ़ती है। और लड़ाई कहाँ लड़नी पड़ती है? जहाँ न्याय होते हैं, जहाँ जुल्म होते हैं, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं बचे। सुनने के लिए तीन चीज है। पहला आदमी सोचता है कि मेरी क्षेत्र का छोटा छोटा प्रशासन खड़ा वो सुनेगा। दूसरा सोचते हैं कि सरकार छोटे प्रशासन ने नहीं सुना, हमारी जनप्रतिनिधि सुनेंगे, हमारी सरकार के नुमाइंदे सुनेंगे। और जब सरकार के नुमाइंदे नहीं सुनते हैं और तीसरा स्थान मिलता है कि फिर कोई नहीं सुनेगा तो हमारी कोर्ट सुनेगा। और कोर्ट में सुनने के लिए स्थिति ये हो गई कि आज आप आज न्याय मांगने जाओ, न्याय मिलेगा 15 वर्ष बाद। जब 15 वर्ष बाद न्याय मिलेगा तो न्याय नहीं, सिर्फ फैसला मिलेगा। और फैसला जब 15 साल में मिलता है तो वो 15 साल के समय बीतने के बाद वो न्याय नहीं कहलाता, वो फैसला कहलाता है। फैसला हो सकता है अदालत कर देगी, हो सकता है अच्छा भी कर देगी, और वो भी है जो पत्रावली पे साक्ष्य उस अनुसार कर सकती है। लेकिन देरी को रोकने का साधन सर न्यायपालिका के पास भी नहीं। और जब देरी नहीं रुकी तो फिर न्याय देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं है, वो अन्याय है। इसलिए तीनों संस्थान जब बंद हो जाती है, जब न्याय नहीं मिलता है तो फिर न्याय का साधन बचता है। सरकार के सामने टक्कर संघर्ष करो, सरकार के सामने खड़े होकर लड़ो, सरकार के सामने आंदोलन करो, सरकार के सामने सत्याग्रह करो। ये आवश्यक चीजें बच गई। जब न्याय लेने की उम्मीद चारों ओर से बंद हो जाती है तो ये रास्ते, क्योंकि रास्ते आपके पास वो आखिरी रास्ता है सत्याग्रह का। जो आंदोलन आप न्याय मांग रहे हैं इस भ्रष्ट सिस्टम को रोकने के लिए, और भ्रष्ट सिस्टम इस कदर पहुंच गया है भाइयों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चाहे राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे दिल्ली में सरकार मोदी जी की रही हो, चाहे सरकार मनमोहन सिंह की रही हो, चाहे सोनिया गांधी के नेतृत्व में रही हो, भ्रष्ट सिस्टम की हालात ये हो गई है किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर, ऑफिस में जाकर ये महसूस नहीं कर सकते कि यहाँ बैठा व्यक्ति हमारे लिए बात सुनेगा, हमारा काम करेगा। वो एक ही काम करता है, कुर्सी पर बैठने के नाम की तनख्वाह सरकार देगी और कुर्सी पर बैठकर कलम चलाऊंगा, उसकी फीस और उसकी सुविधा सामने से जनता दी। इस आशा से सरकार का हर ऑफिसर बैठा है, और इस आशा से जब ऑफिसर बैठ जाता है तो अन्याय की कोई सीमा नहीं रहती, और वो अन्याय अब जो चल रहा है वो सीमा पार चल। हर आदमी व्यवस्था में बैठा है, और जो व्यक्ति कितने भी कागज लिखो सरकारी तंत्र के खिलाफ, जांच दर जांच चलती रहती है, जिस दिन तक सेटल नहीं हो जाता है तब तक वो उसकी जांचें ही चलती रहती है। लेकिन एक दिन कहाँ जांच दब गई, कहाँ दफन गई, किसी को पता नहीं चलता। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि नरेश मीणा आप लोगों के लिए आज बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आड़ोती क्षेत्र में मैं भी जाके आया नरेश मीणा की उस जन क्रांति यात्रा में, और उस यात्रा को देखकर मुझे महसूस हुआ कि नरेश मीणा को जन सैलाब, नरेश मीणा की जो ताकत बढ़ती जा रही है,
निश्चित रूप से सरकार हर सूरत में रोकने का प्रयास करेगी, क्योंकि नरेश मीणा को कैसे रोका जा सकता है। और रोकने की परंपराएं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले रोकने का प्रयास करती है जनता को। जब सरकार के नुमाइंदे नरेश मीणा के साथ खड़े होते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को रोकने का प्रयास किया जाता है, यार नरेश मीणा के पास मत चल। वो नेता बड़े बड़े जो सामाजिक दृष्टि से बन जाते हैं वो रोकने का प्रयास करते हैं, और वो सारे प्रयास जब फेल होने शुरू हो जाते हैं तो फिर इनको रोक कर जेल भेज कर रोकने का प्रयास करते हैं। और जब जेल के बाद भी रास्ते सारे रुक जाते हैं तो आखिरी रास्ता बचता है, कोई इनकी सुपारी किलर लाओ और ऐसे नेताओं की हत्या करवा दो, जब दोबारा हमारे सामने लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। तो भाइयों, इन सब चीजों से सावधान होकर अगर चाहते हो कि नरेश मीणा हमारे संघर्ष में साथ खड़ा रहे तो आपको भी हर ताकत देनी पड़ेगी, हर शक्ति देनी पड़ेगी, हर तरीके से मानना पड़ेगा कि नरेश मीणा हमारा संघर्ष का सारथी है, और इस संघर्ष को बनाए रखने के लिए नरेश मीणा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों का सहयोग और साथ चाहिएगा। आज सब लोग ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाओ, जब तक ये आंदोलन चलता है ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को मैसेज करो, समाचार करो, और सबको यहाँ बुलाओ और बुला के आंदोलन को चलाओ।